हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे थे जो अपनी प्रायोगिक भूगोल है, उस प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था मानचित्र प्रक्षेप के बारे में पढ़ रहे थे। मानचित्र प्रक्षेप के बारे में अपन ने जो लास्ट क्लास में बात हुई थी, जिसके अंतर्गत अक्षांश अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में अपनी बात हो गई थी। ये जितने सारे अपन वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो सीकर क्लासेस के नाम से है। सीकर क्लासेस के नाम से ऐप है, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे के सारे वीडियो वहां पर अवेलेबल रहेंगे और इनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके साथ ही हमने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है, जिसको आप सीकर क्लासेस ऐप से परचेज कर सकते हैं, जिसके साथ में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, वीडियो लेक्चर के साथ में सारी पीडीएफ मिलेंगी, पीडीएफ के साथ ही आपको जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री मिलेगी। टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। यहाँ पे जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आने वाले जो कॉलेज लेक्चर एग्जाम है इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही जो आने वाले स्कूल लेक्चर, जो बहुत ही बड़ी भर्ती आ रही है, जिसके अंतर्गत आपने एक दो दिन पहले की जो न्यूज है वो पढ़ी होगी, उसके अंतर्गत लगभग शिक्षा विभाग में 26,000 से ज्यादा जो स्कूल लेक्चर हैं उनकी पोस्ट खाली है। तो हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से 12,000 के आसपास या इससे बड़ी भर्ती है वो जल्दी आ सकती है। हालांकि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 4,444 का ही हुआ है। वो भर्ती अपनी बजट की बात चल रही थी, लेकिन वर्तमान समय में पोस्ट ज्यादा खाली है, तो ये भर्ती है वो बड़ी भर्ती हो सकती है। इसी तरह से अपन ने देखा था कि जो लैब असिस्टेंट है, उस लैब असिस्टेंट के लिए जो पोस्टें खाली बताई जा रही हैं वो 1133 पोस्ट खाली बताई जा रही हैं और लगभग इसके आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो अपना जो टॉपिक है वो मानचित्र प्रक्षेप के बारे में रहने वाला है। जैसे लास्ट सेशन में अपने बात की थी अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप कहते किसे हैं। तो ग्लोब पर खींची गई अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को किसी समतल कागज पर प्रक्षेपित करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। यानी किसी ग्लोब पर अपन देखते हैं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, जैसे अपन ने बात की थी पहले भी कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। इस प्रकार से जो रेखाएं होती हैं, बड़ी रेखाएं, उन रेखाओं को अपन अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं और इस तरह से जो खड़ी रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, इन रेखाओं को जाल को किसी समतल कागज पर, यह है अपना एक समतल कागज, इस समतल कागज पर प्रक्षेपित करना ही मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, ये तो अपनी बात हुई परिभाषा की। इसके बाद में अपन देखते हैं कि मानचित्र जो प्रक्षेप हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो मानचित्र प्रक्षेपों के प्रकारों की अगर अपन बात करें तो नंबर 1 पे आता है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर जो मानचित्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो संदर्श प्रक्षेप और दूसरा है असंदर्श प्रक्षेप। ये दो प्रकार के होते हैं। जबकि नंबर 2 पे आता है गुण के आधार पर। गुण के आधार पर अगर अपन मानचित्र प्रक्षेपों की बात करते हैं तो यथाकृतिक मानचित्र प्रक्षेप, नंबर 2 पे समक्षेत्र प्रक्षेप, नंबर 3 पे आता है शुद्ध प्रक्षेप। ये तीन प्रकार के होते हैं गुणों के आधार पर। और नंबर 3 पे आता है रचना विधि के आधार पर। जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है 99% इसी जगह से रहती है।
यानी कि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस रचना विधि के आधार पर मुख्य रूप से एग्जामिनर की प्रायोरिटी रहती है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हुआ है वो पुटअप करे। नंबर 1 पे आता है इसमें से बेलनाकार प्रक्षेप, जिसे अपन सिलेंड्रिकल प्रक्षेप के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक बेलन को इस प्रकार से पृथ्वी के या फिर ग्लोब पे रखा जाता है कि भूमध्य रेखा है वो एग्जैक्ट इसको छूते हुए निकले। तो यहाँ पर इस भूमध्य रेखा पर जितना भी जो मानचित्र बनेंगे वो सही बनेंगे और बाकी जगह पे जो मानचित्र बनेंगे वो सही नहीं बनते हैं। तो ये बेलनाकार है। इसकी आगे विस्तृत चर्चा अपन आगे की स्लाइड्स में करेंगे। नंबर 2 पे आता है शंक्वाकार प्रक्षेप यानी कोनिकल प्रक्षेप, यानी एक कागज को अपन कोन की तरह बना लेते हैं और उसको अपन ग्लोब पे इस तरह से रखते हैं कि ना तो वो किस ध्रुवों को टच हो पाता है और ना ही वो भूमध्य रेखा को टच कर पाता है, यानी बीच के किसी भाग को वो टच करते हुए निकलता है। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं खमध्य प्रक्षेप या जिन्हें अपन जेनिथल प्रक्षेप के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या देखते हैं कि कागज को इस प्रकार से ग्लोब पे रखा जाता है, या तो वो ग्लोब के ध्रुवों को टच करता हुआ निकले, यानी इस प्रकार से रखा जाता है कि वो ध्रुवों को टच करे। यहाँ पर अपन देखें कागज को इस प्रकार से रखा है कि यहाँ पर ध्रुवों को टच करता हुआ निकलता है। इसमें क्या होता है कि ध्रुवों के जो मानचित्र है वो एग्जैक्ट सही बनाए जा सकते हैं। या फिर अपन देखते हैं कि कागज को इस प्रकार से रखा जाता है कि वो ये जो है भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को टच करता हुए रहता है। या फिर अपन देखते हैं कि तीसरे प्रकार का जो बनाया जाता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि यहाँ पर है ध्रुव और यहाँ पर है भूमध्य रेखा, इन दोनों के बीच में कहीं से भी टच करते हुए निकलता है। तो इस प्रकार से कागज को अपन 3 तरह से रख करके जो खमध्य प्रक्षेप है वो बनाते हैं। और नंबर 4 पे जो प्रक्षेप आते हैं वो आते हैं रूढ़ प्रक्षेप। तो ये 4 प्रकार के हुए वो रचना विधि के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं खमध्य जो प्रक्षेप है इनके प्रकार। खमध्य प्रक्षेप प्रक्षेपण तल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, नंबर 2 पे है विषुवतरेखीय खमध्य प्रक्षेप और नंबर 3 पे है तिर्यक प्रक्षेप, जिसकी अपन ने लास्ट स्लाइड में चर्चा की थी। ये तो कौन से आगे अपने ध्रुवीय प्रक्षेप नंबर 1 पे आ गए और नंबर 2 पे जो प्रक्षेप आ गए वो आगे विषुवतरेखीय प्रक्षेप और नंबर 3 पे जो प्रक्षेप आ गए वो अपने ये तिर्यक प्रक्षेप आ गई। इन तीनों की अपन ने बात यहाँ पे की थी और विस्तृत चर्चा अपन आगे की स्लाइड्स में करेंगे इनके बारे में। और जो खमध्य प्रक्षेप है उसी के दूसरे प्रकार हैं नेत्र के स्थान या फिर प्रकाश के स्रोत के आधार पर इनको भी मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पे अपन बात करते हैं केंद्रीय खमध्य प्रक्षेप की और नंबर 2 पे बात करते हैं त्रिविम खमध्य प्रक्षेप की और नंबर 3 पे बात करते हैं लंब कोणीय खमध्य प्रक्षेप की। तो ये 3 प्रकार हैं वो प्रकाश के स्रोत के आधार पर है या फिर अपन कह सकते हैं कि नेत्र के स्थान के आधार पर है। छोटी छोटी बातें अपन बता देते हैं यहाँ पर कि केंद्र यानी इसमें प्रकाश का जो स्रोत होता है या नेत्र की जो स्थिति है वो ग्लोब के केंद्र में रहती है। त्रिविमीय खमध्य प्रक्षेप के अंतर्गत क्या है कि इसमें प्रकाश की जो स्थिति है वो पीछे की तरफ रहती है और लंब कोणीय के अंतर्गत अनंत दूरी से प्रकाश का स्रोत रहता है। नेक्स्ट जो आता है वो है नंबर 1 पे अपन बात की थी प्रकाश के प्रयोग के आधार पर। इसके अंतर्गत अपन ने देखे थे नंबर 1 पे था अपना सदर्श प्रक्षेप और नंबर 2 पे था असदर्श प्रक्षेप। इनकी अगर अपन बात करें यहाँ पर विस्तृत चर्चा के अंतर्गत तो अपन देखते हैं कि सदर्श प्रक्षेप अपन किन प्रक्षेपों को कहते हैं। यदि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल ग्लोब पर किसी बिंदु से प्रकाश डालकर प्रक्षेपित किया जाता है
तो इसे सदर्श प्रक्षेप कहा जाता है। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्लोब से किसी समतल कागज या दीवार पर अपन प्रकाश की सहायता से देखते हैं, तो उन प्रक्षेपों को सदर्श प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। जबकि जो असदर्श प्रक्षेप उनकी अगर अपन बात करें, तो यदि ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं का प्रकाश का प्रयोग किए बिना ही गणितीय विधियों या समतल कागज पर बनाया जाता है, तो इसे असदर्श प्रक्षेप कहा जाता है। यानी इसके अंतर्गत क्या बताया है कि ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनका जाल बिना अपन प्रकाश की सहायता से गणितीय विधियों के द्वारा समतल कागज पर प्रक्षेपित करते हैं, तो इसे असदर्श प्रक्षेप कहा जाता है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस वाली बात हो गई, वह हो गई अपनी, इसमें तो होता है मुख्य रूप से प्रकाश का प्रयोग यानी लाइट का, जो सदर्श प्रक्षेप है इसमें तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो पूरी अगर परिभाषा याद नहीं रहती है, तो अपन इतनी बात याद कर सकते हैं कि सदर्श प्रक्षेप अपन किनको कहते हैं, जो प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश की सहायता से बनाए जाते हैं। जबकि असदर्श प्रक्षेप अपन किसे कहते हैं, जो गणितीय विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर अपने को पूरी परिभाषा याद नहीं है और ये दो बातें याद हैं, प्रकाश के प्रयोग के आधार पर और गणितीय विधियों के द्वारा, तो अपन यहाँ पर इसकी जो परिभाषा आती है उसका सही से आंसर दे सकते हैं। यानी कि अपने को अगला परिभाषा नहीं लिखवाएगा, अपने से सीधा सीधा है नहीं या फिर जो परिभाषा है उससे संबंधित जो बातें हैं वो सीधी सीधी बातें पूछेगा। तो अपने को अगर दो शब्द याद हैं कि जो असदर्श प्रक्षेप है वो तो गणितीय आधार पर है और सदर्श प्रक्षेप है वो प्रकाश के प्रयोग के आधार पर है, तो अपन इनकी परिभाषा अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2 पे, रचना विधि के आधार पर। रचना विधि के आधार पर अगर अपन बात करें, तो नंबर 1 पे आता है शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप की अगर अपन बात करें, तो इसमें किसी कागज का शंकु बनाकर ग्लोब के ऊपर लगाते हैं। यानी कागज का एक शंकु बना लिया, उसको ग्लोब के ऊपर लगा दिया, तथा इसके बाद प्रकाशीय विधि से या फिर गणितीय विधि से ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाएं इस शंकु पर प्रक्षेपित कर देते हैं, तथा बाद में शंकु को खोलकर समतल कागज में फैलाने पर हमें संबंधित क्षेत्र का अक्षांश देशांतर रेखाओं का एक जाल प्राप्त होता है। वही अपना है शंक्वाकार प्रक्षेप। यानी कि अपन ने क्या किया कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर एक कागज लिया, उस कागज का अपन ने एक शंकु बनाया। शंकु तो आप जानते होंगे कि जैसे पहले के टाइम में अपन ने देखा होगा जोकर, जोकर की जो टोपी होती है उसे अपन शंकु मान सकते हैं, यानी कि वो इस प्रकार से होती है। तो ये क्या है, एक शंकु ही है। इस शंकु को अपन इस प्रकार से इसके ऊपर रख देंगे। इस प्रकार से रखा तो अपन क्या देखते हैं कि किसी प्रकाश की सहायता से या फिर इसके अंदर बल्ब लगा दिया और बल्ब को जलाया, तो इसकी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इनका जाल है वो अपने कागज पे बन गया और उसे फिर अपन ट्रेस कर लेते हैं। या फिर अपन देखते हैं कि गणितीय विधियों के द्वारा इसके ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रक्षेपित किया जाता है। फिर इस कागज को जब, इस शंकु को जब खोलते हैं अपन, तो अपन देखते हैं कि इस प्रकार का ऐसे खुलता है। ऐसे खुलने पर अपने को अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उनका एक जाल प्राप्त होता है, जो इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही बात है वो यहां पर बताई गई है। चलिए आगे की स्लाइड्स में देखते हैं अपन कि जैसे वही बात आ गई कि एक ग्लोब लिया, इस ग्लोब के ऊपर
अपन ने कागज को कुछ इस प्रकार से रखा, ठीक है। इसमें कभी भी शंकु न तो ग्लोब के ध्रुव को स्पर्श करता है और न ही भूमध्य रेखा को स्पर्श करता है। ये जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है, इसकी एक मुख्य विशेषता होती है कि ये जो शंकु होता है, न तो यहाँ पर जो ध्रुव है, इन ध्रुवों को टच करता है, ना ही ये जो भूमध्य रेखा यहाँ से निकल रही है, यह है 0 डिग्री, इस भूमध्य रेखा को कभी भी टच करेगा, क्योंकि जब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से ये इसको छूते हुए निकल जाता है, जबकि भूमध्य रेखा को वो कभी भी टच नहीं करता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि शंक्वाकार प्रक्षेप के अंतर्गत कभी भी शंकु है वो भूमध्य रेखा और ध्रुवों को स्पर्श नहीं करता है। नंबर 2 पे अपन बात करें आगे, तो शंक्वाकार प्रक्षेप पर ध्रुवीय एवं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का वास्तविक प्रदर्शन नहीं हो पाता है। इस प्रक्षेप में मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाए जाते हैं। यानी इसके अंतर्गत अपन क्या देखते हैं, ना तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के और ना ही ना तो ध्रुवीय क्षेत्रों के और ना ही भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के वास्तविक मानचित्र बनते हैं, जबकि वास्तविक जो मानचित्र बनते हैं वो केवल और केवल मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं, उन मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के ही बनते हैं। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। यानी कि अपन देखते हैं कि जहां पर ये ग्लोब को छूता हुआ निकलता है, इन क्षेत्रों को, यहाँ के जो वास्तविक मानचित्र हैं वो ही शंक्वाकार प्रक्षेप पे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है, इस प्रक्षेप में एक बार में केवल एक गोलार्ध का ही प्रदर्शन होता है। यानी कि अपन शंकु को इस प्रकार से रखते हैं तो अपन देखते हैं कि ये केवल एक बार में केवल एक गोलार्ध को ही मानचित्र है वो बना सकता है। अगर अपने को ये अपन ने जैसे देख लिया उत्तरी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध का अगर अपने को मानचित्र बनाना है तो अपने को दूसरा शंकु है वो लेना पड़ेगा। तो अपन इसमें यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक बार में केवल एक ही गोलार्ध का जो मानचित्र है वो शंक्वाकार प्रक्षेप पे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, नंबर 2 पे आता है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप की अगर अपन बात करें, जब एक समतल कागज को बेलन की आकृति में परिवर्तित कर ग्लोब के ऊपर स्पर्श करते हुए लगाया जाता है तो इस बेलन की त्रिज्या व परिधि ग्लोब की त्रिज्या व परिधि के बराबर होगी। ऐसा बेलन सामान्यतः भूमध्य रेखा को स्पर्श करते हुए लगाया जाता है एवं इसके बाद प्रकाश के माध्यम से अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल इस बेलन पर प्रक्षेपित कर इसे वापस एक समतल कागज के रूप में फैलाया जाता है, तो यह आयताकार आकृति का प्रक्षेप प्राप्त होता है जिसकी लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर होती है। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि अपन एक ग्लोब लेते हैं, इस ग्लोब के ऊपर एक बेलन के आकार का कागज इस तरह से लपेटते हैं कि ये इसकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री को स्पर्श करते हुए निकलता है। केवल अपने को भूमध्य रेखा को स्पर्श करते हुए निकलता है। ये बात, ऐसा बेलन सामान्यतः भूमध्य रेखा को स्पर्श करते हुए लगाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेलनाकार जो प्रक्षेप है उनके लिए। इसके बाद अपन देखते हैं कि प्रकाश के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं को एक जाल प्राप्त कर लिया जाता है। जब इस कागज को सीधा किया जाता है तो या फैलाया जाता है तो यह आयताकार आकृति में प्रक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक आयताकार आकृति का प्रक्षेप प्राप्त होगा, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि जिसकी लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर होगी। यानी इस प्रक्षेप की लंबाई की अगर अपन बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो भूमध्य रेखा के आकार की ही हमें प्राप्त होती है।
इस प्रकार का एक प्रक्षेप वो अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इस प्रक्षेप का प्रयोग भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि ये जो प्रक्षेप है, बेलनाकार जो प्रक्षेप है, इसका प्रयोग सामान्यतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई वाली बनती हैं। ये बात भी सही है। जैसे अपन ने लास्ट में देखा था कि ये अपने को एक आयताकार रूप में प्राप्त होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा के बराबर लंबाई होती है। तो इसके अंतर्गत जो बनने वाली जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि यहाँ पर ये सारी की सारी जो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर ही बनती हैं। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत केवल भूमध्य रेखा के जो मानचित्र हैं, यानी यहाँ के, वो ही हमें केवल शुद्ध प्राप्त होते हैं। बाकी कोई भी जो आगे का मानचित्र है वो अपने को शुद्ध प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए इस पर ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांश रेखाओं की मापनी अत्यधिक अशुद्ध हो जाती है। इसीलिए ध्रुवों का सही प्रदर्शन संभव नहीं है। यानी कि जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, इस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री साउथ, और यह है नॉर्थ। तो जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, ध्रुवों की ओर चलते हैं, वैसे वैसे मानचित्र में जो विकृति है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। मानचित्र में विकृति बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण से ये 90 डिग्री साउथ, अपन देखते हैं कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर चलते जाते हैं ध्रुवों की ओर, या फिर भूमध्य रेखा से नीचे की ओर ध्रुवों की ओर चलते जाते हैं, वैसे वैसे मानचित्र में जो विकृति है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो भूमध्य रेखा के जो जितने भी मानचित्र हैं, यानी भूमध्य रेखा पर जो जितना भी क्षेत्र है वो इसमें शुद्ध प्रदर्शित किया जाता है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र इसमें शुद्ध प्रदर्शित होता है, और भूमध्य रेखा से दूर चलने पर अपने को अशुद्ध मानचित्र हैं वो प्राप्त होते हैं बेलनाकार प्रक्षेप के अंतर्गत। नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 3 पे खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेपों की अगर अपन बात करें तो इसमें कागज को समतल रखते हुए ग्लोब पर किसी एक स्थान पर लगाया जाता है एवं प्रकाशीय या गणितीय विधियों से अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल प्राप्त कर लिया जाता है। अपन ने नंबर 1 पे पढ़ा था कोनिकल प्रक्षेप। उसके अंतर्गत क्या था कि कागज को अपन एक कोन की तरह लपेटते हैं ग्लोब पर। नंबर 2 पे अपन ने पढ़ा बेलनाकार प्रक्षेप, उसके अंतर्गत बेलन की तरह लपेटते हैं। लेकिन खमध्य प्रक्षेप के अंतर्गत क्या है, कागज को केवल समतल रखा जाता है और इसको फिर ग्लोब पर एक स्थान पर लगाया जाता है, फिर प्रकाशीय या फिर गणितीय विधियों के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्षेप के माध्यम से सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाए जाते हैं। ये लाइन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी इसमें क्या है, इसके माध्यम से सामान्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्र बनाए जाते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आता है प्रक्षेपण तल के आधार पर, और नंबर 2 पे आता है नेत्र के स्थान या प्रकाश के स्रोत के आधार पर। अपन देखते हैं कि सामान्यतः जो खमध्य प्रक्षेप होता है वो एक चौकोर जो कागज होता है, इस कागज को इस तरह से रखा जाता है कि ये ध्रुवों को स्पर्श करते हुए निकले। नंबर 1 पे अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रक्षेपण तल के आधार पर खमध्य प्रक्षेपों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे आता है ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, नंबर 2 पे आता है विषुवतीय रेखीय खमध्य प्रक्षेप, और नंबर 3 पे आता है तिर्यक खमध्य प्रक्षेप। जैसे अपन देखते हैं कि ध्रुवीय खमध्य जो प्रक्षेप है इसका महत्व तो ये हो गया
यानी इसके अंतर्गत क्या है, कागज को इस प्रकार से रखा जाता है कि ये ध्रुवों को स्पर्श करते हुए निकले, और उसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रकाश की सहायता से या फिर गणितीय विधियों के द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारित कर दिया जाता है। और इसमें जो मानचित्र अपने को प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत देखते हैं कि ये जो गोल वाली है ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो जितनी भी गोल गोल रेखाएं अपने को प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जबकि देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से एक सीधी रेखा के रूप में होती हैं। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो जाल है वो अपने को मुख्य रूप से प्राप्त होता है ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप के अंतर्गत। ये ध्रुवों से निकली हुई विकृत रेखाओं के रूप में, सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं। नंबर 2 पे अपन बात करते हैं विषुवत रेखीय खमद्य प्रक्षेप की। विषुवत रेखीय खमद्य प्रक्षेप की अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि जैसे ये अपनी पृथ्वी है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, इसके अंतर्गत क्या देखते हैं कि यहां पर अपने को विषुवत रेखा है 0 डिग्री। इस विषुवत रेखा को टच करते हुए अपन क्या करते हैं, एक कागज को रखते हैं। इस सीधे कागज को अपन ने रखा विषुवत रेखा को स्पर्श करते हुए, तो यहाँ पर जो जितने भी मानचित्र बनेंगे वो सारे के सारे मानचित्र हैं वो इस भूमध्य रेखा के आसपास वाले मानचित्र ही सही बनेंगे। यानी यहाँ पर प्रकाश की सहायता से या फिर जो अपनी गणितीय विधियां हैं उनकी सहायता से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल प्राप्त किया जाता है। जबकि नंबर 3 पे आता है तिर्यक खमद्य प्रक्षेप। तिर्यक जो खमद्य प्रक्षेप है उसकी अगर अपन बात करें तो उसके अंतर्गत देखते हैं कि ये अपना नंबर 2 था, विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप। और ये है नंबर 3 तिर्यक खमद्य प्रक्षेप। इस तिर्यक खमद्य प्रक्षेप के अंतर्गत क्या होता है कि यहां पर तो है अपना ध्रुव 90 डिग्री और यहां पर है अपनी विषुवत रेखा 0 डिग्री। इन दोनों को ही टच ना कराते हुए बीच में इस प्रकार से अपन सीधे कागज को रखते हैं, और बीच के क्षेत्रों के मानचित्र हैं वो बनाने के लिए मुख्य रूप से इस तिर्यक प्रक्षेप का काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि खमद्य प्रक्षेपों के 3 जो रूप हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 2 पे नेत्र के स्थान या फिर प्रकाश के स्रोत के आधार पर खमद्य प्रक्षेपों की बात करते हैं। तो पहला जो प्रक्षेप आता है वो आता है केंद्रीय खमद्य प्रक्षेप। केंद्रीय जो खमद्य प्रक्षेप है उसमें प्रकाश का स्रोत ग्लोब के केंद्र पर रखा जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है, नंबर 1 पे था केंद्रीय खमद्य प्रक्षेप। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रकाश का जो स्रोत है वो अपन देखते हैं कि ग्लोब के केंद्र में रखा जाता है, ठीक है, और यहां से कोई मानचित्र है वो बनाया जाता है। ठीक है,
इस प्रकार से, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि नंबर 2 पे त्रिविमीय खमद्य प्रक्षेप। त्रिविमीय जो खमद्य प्रक्षेप है इसके अंतर्गत है, यदि प्रकाश का स्रोत प्रक्षेपण तल के व्यास तय या प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पर परिधि को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो त्रिविमीय खमद्य प्रक्षेप है इसके अंतर्गत जो प्रकाश का स्रोत है वो ग्लोब के केंद्र में ना होकर के उसकी परिधि पर या प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पर होता है, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि यहाँ पर तो इस जगह पे था प्रकाश का स्रोत, उसमें होता है इस परिधि के ऊपर प्रकाश का स्रोत होता है, तो यहां से जो मानचित्र हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि इस प्रकार का जो मानचित्र है वो बनता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पे आता है लंबकोणीय खमद्य प्रक्षेप। लंबकोणीय जो खमद्य प्रक्षेप है उसके अंतर्गत प्रकाश का जो स्रोत है वो अनंत दूरी से आता है। जैसे कि अपन यहां पर देखें, कि प्रकाश का जो स्रोत है वो आता है अनंत दूरी से आता है, तो यहां पर जो जितना भी मानचित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनता है। यानी कि न तो प्रकाश का स्रोत है वो इसके प्रति ध्रुवस्थ है और ना पीछे के बिंदु पे है, ना इसके ग्लोब के केंद्र में है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो मानचित्र है वो लगभग इस प्रकार से बनता है। तो ये अपने जो 3 प्रकार हुए वो नेत्र के स्थान या प्रकाश के स्रोत के आधार पे हुए। केंद्रीय खमद्य प्रक्षेप, त्रिविमीय खमद्य प्रक्षेप और लंबकोणीय खमद्य प्रक्षेप के बारे में बात हुई। नेक्स्ट जो आती है वो आती है रूढ़ प्रक्षेप के बारे में। यह है नंबर 4 पे रूढ़ प्रक्षेप। रूढ़ प्रक्षेपों की अगर अपन बात करें तो यदि किसी खास उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण पृथ्वी का एक साथ शुद्ध प्रदर्शन करने के लिए गणितीय विधियों के माध्यम से संशोधित प्रक्षेप बनाए जाते हैं तो उन्हें रूढ़ प्रक्षेप कहा जाता है। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण पृथ्वी का या फिर कुछ भाग का गणितीय विधियों के द्वारा संशोधित करके एक प्रक्षेप का निर्माण किया जाता है, तो उन्हें अपन रूढ़ प्रक्षेपों की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट आता है गुण के आधार पर प्रक्षेपों के प्रकार। तो गुण के आधार पर अपन ने बात की थी 3 प्रकार के होते हैं प्रक्षेप। नंबर 1 पे यथाकृतिक प्रक्षेप। यदि प्रक्षेप पर किसी क्षेत्र की आकृति को ठीक वैसे ही बनती है जैसे ग्लोब पर हो तो इसे यथाकृतिक प्रक्षेप कहा जाता है। यानी कि ठीक वैसे ही आकृति बनती है जैसी कि ग्लोब पर है तो उसे यथाकृतिक नाम से पता चलता है, जैसी आकृति है वैसा ही अगर बन रहा है तो इसे यथाकृतिक प्रक्षेप कहा जाता है। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है समक्षेत्र प्रक्षेप। इसकी अगर अपन बात करें, यदि ग्लोब पर किन्हीं 2 अक्षांशों व देशांतरों के बीच का जितना क्षेत्रफल होता है उतना ही मानचित्र पर प्राप्त हो तो इसे समक्षेत्र प्रक्षेप कहा जाता है। यानी कि अपन ग्लोब पर देखते हैं कि 2 अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य ये अपन ने कोई प्रक्षेप बनाया जिसके अंतर्गत अपन ने देखा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल है और इस जाल के अंदर जितना क्षेत्रफल अपने को ग्लोब पर प्राप्त होता है उतना ही क्षेत्र अपने को इस मानचित्र पे भी प्राप्त होता है, तो ये आता है अपना समक्षेत्र प्रक्षेप के अंतर्गत। यानी कि अगर यहाँ पर इतनी जगह है मान प्राप्त हो रहा है तो इतना ही मान इसका अपने को ग्लोब पर भी मिलता है, तो ये समक्षेत्र प्रक्षेप के अंतर्गत आता है। नंबर 3 पे अपन बात कर रहे हैं शुद्ध दिशा प्रक्षेप के बारे में। यदि 2 स्थानों के बीच की दिशा ग्लोब के अनुसार ही प्रक्षेप पर
प्राप्त हो तो इसे शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहा जाता है। यानी कि अपने को दिशा जिस प्रकार से ग्लोब पर है उसी प्रकार की दिशा किसी मानचित्र पर भी प्राप्त होती हो तो उसे अपन शुद्ध दिशा प्रक्षेप की श्रेणी में रखते हैं। तो ये सारी की सारी जो बात हुई अपने प्रक्षेपों के बारे में हुई। नेक्स्ट की जो क्लास आएगी उसके अंतर्गत अपन जो एक-एक प्रक्षेप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो अपनी बात होगी वो एक मानक अक्षांश और दो मानक अक्षांश के बारे में होगी। तो चलिए, थैंक यू आज के सेशन के लिए, देखते रहिए।